हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने स्टेटमेंट और अजम्पशन के क्वेश्चन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा करी और अब तक हम लगभग 115 क्वेश्चंस कर चुके हैं आपके साथ जो डिस्कस। और इसी तरीके के जो सवाल है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, अब तक जो बात करी हमने वो टाइप 1 क्वेश्चंस की बात करी। अभी हम 2-3 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे टाइप 1 के ऊपर। यानी टाइप 1 क्या है? ऐसे हमारे जो प्रश्न जो हमारे किसके ऊपर है, कथन और कंसेप्शन। उस कथन के आधार पर क्या जो बातें निकल के आ रही हैं, क्या धारणाएं निकल के आ रही हैं, क्या मान्यताएं हैं, उन सबको लेकर हमने बात करी। और हमने ये माना कि जो कथन आपको दिया गया वो पूर्णतः सत्य दिया गया, और जो मान्यताएं आपको लेकर दिखाई गई, जैसे चाहे वो 2 तरीके के सेंटेंस में दिया गया हो, 2 तरीके के वाक्य हो, 3 तरीके की धारणाएं हो, उनको सत्य मानकर उसके आधार पर हमने क्या है, कथन को देखा। और उसके बाद हमने जो है अपना आंसर करा। कौन सी धारणा कथन के साथ जो है तार्किक तौर पर ठीक है, कौन सी नहीं है, उस सब के आधार पर हमने जो है अपने सवाल बनाए। आज की क्लास में हम कुछ और सवालों की जो है चर्चा करेंगे, जो हमारे स्टेटमेंट और अजम्पशन के चैप्टर के ऊपर है। और उसमें आगे अब हम धीरे धीरे दूसरे टाइप के सवालों को भी करते चलेंगे। अब जो आज की क्लास है हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 यानी प्रश्न संख्या 116 से। और स्टेटमेंट क्या है? ड्यूरिंग एन एग्जाम एन इन्विजिलेटर सेड इफ एनीवन ट्राइज टू चीट आई विल कैंसिल हिज एग्जाम। परीक्षा के दौरान एक निगरानीकर्ता ने कहा, अगर कोई धोखा देने की कोशिश करता है तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। एजप्शन और मान्यताएं क्या है? पहला एजप्शन है, पहली मान्यता है, सम स्टूडेंट्स चीट ड्यूरिंग द एग्जाम। पहला क्या है? कुछ छात्र परीक्षा के दौरान धोखा देते हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स विल नॉट चीट ड्यूरिंग द एग्जाम। छात्र परीक्षा के दौरान धोखा नहीं देंगे। तो देखिए, ऐसा इन्विजिलेटर को क्यों कहना पड़ा, पहले आपको ये बात समझनी है कि उसे लगता है कि कुछ छात्र जो है एग्जाम के टाइम जो है चीटिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा वो करते हुए पाए गए तो उनका जो एग्जाम है, जो उनकी परीक्षा है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। और उसको ये भी लगता है कि ऐसा करने से और ऐसा कहने से जो स्टूडेंट हैं वो चीटिंग नहीं करेंगे और जो परीक्षा में धोखा देने की जो है कोशिश नहीं करेंगे, जिससे जो परीक्षा रद्द करने की जो है नौबत वो नहीं आएगी। यहाँ अगर हम बात करें कि इनमें से जो दोनों एजप्शन दिए हैं, जो दोनों मान्यताएं दी गई हैं, वह कौन से मतलब कथन के तार्किक हैं या नहीं। देखिए, परीक्षा के दौरान अगर एक निगरानी करता ऐसी बात कहता है तो यानी कुछ छात्र परीक्षा के दौरान धोखा देते हैं, यानी चीटिंग करते हैं, वो किसी भी तरीके के गलत जो है इस्तेमाल करते हैं अपनी परीक्षा को करने के लिए। तो कह सकते हैं कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में धोखा देने का कार्य करते हैं, यानी चीटिंग करते हैं। जब उसने ये बात बोली, अगर कोई धोखा देने की कोशिश करता है तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा, यानी इफ एनीवन ट्राइज टू चीट आई विल कैंसिल हिज एग्जाम। तो इसका मतलब है कि ऐसा करने से शायद जो छात्र हैं वो परीक्षा के दौरान धोखा नहीं देंगे, यानी वह चीटिंग नहीं करेंगे। तो यानी इसमें हम दोनों स्टेटमेंट को सत्य मानकर चलेंगे कि यहाँ से दोनों जो स्टेटमेंट दी गई है, यहाँ से इन दोनों स्टेटमेंट का जो तार्किक स्वरूप है वह प्रश्न संख्या 116 जो स्टेटमेंट दी गई है उसके साथ मैच होता है। तो यानी जो बी है वह इसका सही आंसर रहेगा। पूर्व धारण 1 और 2 दोनों निहित हैं। तो कई बार कई छात्र परीक्षा देते समय धोखा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह परीक्षा पालक द्वारा कहा जा रहा है। इसीलिए उसने ये वार्निंग दी है कि यदि कोई छात्र धोखा देने की कोशिश करता है तो उसकी परीक्षा रद्द कर देगा। छात्र डर जाएंगे और परीक्षा के दौरान धोखा देने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए वेचना पहला और दूसरा दोनों कथन में निहित है। तो यहाँ पर देखिए, मैनी स्टूडेंट ट्राई टू चीट वाइल taking exams, as it is being said by the invigilator that if a student tries to cheat he will cancel his exam. The student will be scared, डर जाएंगे, and will not try to cheat during the exam, और जो है चीटिंग नहीं करेंगे एग्जाम के दौरान। Hence both assumption 1 and 2 are implicit in the statement। तो यानी दोनों assumption जो है मान्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन प्रश्न संख्या हमारी 117 यानी क्वेश्चन नंबर 117। क्या कथन दिया हुआ है, कथन को पढ़ते हैं, फिर इसका जो है सॉल्यूशन निकालते हैं। स्टेटमेंट क्या? अ लीडिंग स्कूल इन मुंबई हैज इंक्रीज्ड इट्स फीस बाय 150 फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। मुंबई का एक प्रमुख स्कूल
अगले शैक्षिक वर्ष से अपनी फीस 150 बढ़ा चुका है, या 150 टाइम्स हो सकता है, 150 गुना, या 150 रुपये हो सकता है। एसेप्शन क्या है? स्टूडेंट्स में चेंज स्कूल ड्यू टू मोर फीस। तो इससे हम मान्यता ये लगाया जा रहा है, ये इससे धारणा लगाई जा रही है कि जो छात्र हैं अधिक शुल्क के कारण स्कूल बदल सकते हैं। दूसरा, द स्कूल में स्टिल हैव द सेम डिमांड अमंग द स्टूडेंट्स। स्कूल में अभी भी छात्रों के बीच वही मांग हो सकती है जो फीस को लेकर चली आ रही है, यह आपको बताना है। देखिए, अब ये जो स्टेटमेंट होती है ना कि फीस में बढ़ा देना या किसी चीज में गिरावट कर देना, तो उसके जो परिणाम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। या तो जो छात्र वह स्कूल को बदल सकते हैं, तो हो भी सकता है कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स में चेंज ड्यू टू मोर फीस, यानी स्कूल को बदल सकते हैं, यानी छात्र अधिक शुल्क के कारण स्कूल बदल सकते हैं, यह भी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर छात्र नहीं बदलते हैं, तो स्कूल में स्टिल हैव द सेम डिमांड अमंग द स्टूडेंट्स। तो स्कूल में अभी भी छात्रों के बीच वही मांग हो सकती है। तो यानी कहने का मतलब है, या तो अवधारणा एक होगी, अगर ऐसी नहीं हुई तो ये दूसरी जो है अवधारणा, यानी दूसरी जो मान्यता है वो होगी। तो जब आपको पता नहीं है किस तरीके का डिसीजन लिया जाएगा, तो आप दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट है वो हो सकती है। तो हमें यही मानकर चलना है कि या तो पहली होगी या तो दूसरी होगी। तो आइदर assumption 1 और 2 इज इम्प्लिसिट, मान्यता एक या दो अंतर्निहित हैं। राइट, ए जो है आपका सही ऑप्शन होगा, सही विकल्प होगा ए। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगले टाइप 2 के सवालों को हम देखते हैं किस तरीके का जो है हमारे टाइप 2 के सवाल दिए गए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 प्रिडिक्शन आर गिवन, दो भविष्यवाणी दी जाएंगी। Given along with the statement argument, consider the above statement argument or statement sentence and given the prediction and decide which of the following implicit in the sentence. निम्नलिखित प्रश्नों में दो भविष्यवाणियां दी गई हैं, साथ ही कथन और तर्क भी दिए गए, यानी दो भविष्यवाणी के साथ साथ कथन और तर्क भी दिया गया है आपको। उपरोक्त जो कथन और तर्क, कथन वाक्य और दी गई भविष्यवाणी पर विचार करें। तो जो आपको कथन दिए गए हैं उनकी भविष्यवाणी पर विचार करें और निर्णय करें कि कौन सा दिया गया वाक्य संकेतित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दिया गया वाक्य संकेतित है। ना कुछ प्रश्न संख्या 118। अब सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए और उसमें से बताइए कि इसमें से कौन सा जो आपका आंसर है, यानी जो प्रश्न है वो किस तरीके से पिछले वाले से अलग है। नाउ स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है? मिलन आस्क्ड हिज टीममेट, मिलन ने अपने सहयोगी से पूछा, क्या? कैन आई बोरो योर बाइक इन द इवनिंग। तो मिलन ने अपने सहयोगी से पूछा, क्या मैं शाम को आपकी बाइक उधार ले सकता हूँ। प्रिडिक्शन क्या है, इस कथन के ऊपर क्या अनुमान लगाया गया कि मिलन है उसने ये बात क्यों कही, उसने बाइक क्यों उधार मांगी, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। तो इसके पीछे का जो अनुमान या प्रिडिक्शन है, मिलन टीममेट हैज अ बाइक, मिलन के सहयोगी के पास एक बाइक है। मिलन रिक्वायर्स बाइक इन द इवनिंग, मिलन को शाम को बाइक की जो है रिक्वायरमेंट है, यानी आवश्यकता है। तो देखिए, मिलन ने अपने टीममेट से कहा, कैन आई बोरो योर बाइक इन द इवनिंग। तो बिल्कुल सही बात है, जब आपके पास कुछ चीज़, आपको पता है कि आपके मित्र के पास कोई चीज़ है, तभी तो आप उससे वह चीज़ उधार मांगेंगे। तो जब उसके पास उस चीज़ की उपस्थिति है या मौजूदगी है, तो आप उस चीज़ की डिमांड रखते हैं, आप उस चीज़ की जो है मांग रखते हैं। तो मिलन के सहयोगी के पास बाइक है, क्या हम इस अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से ये बात सीधे तौर पर भी पता चल रही है। मिलन रिक्वायर्स बाइक इन द इवनिंग, अब बिल्कुल जब मिलन ने बोला कि क्या मैं आपकी बाइक उधार ले सकता हूँ या फिर कुछ समय के लिए ले सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मिलन को जरूरत है बाइक की शाम में। राइट, तो दोनों 1 एंड 2 बोथ आर इम्प्लिसिट, 1 और 2 दोनों निहित हैं। राइट, सी जो है परफेक्ट आंसर है। यानी मिलन को अपने सहयोगी से बाइक उधार लेने के लिए पूछ रहा है, इसका अर्थ है कि सहयोगी के पास बाइक होनी चाहिए और मिलन को बाइक की जरूरत होगी, इसलिए वह बाइक उधार लेने के लिए पूछ रहा है। इसलिए यह स्पष्ट है कि 1 और 2 दोनों कथन में निहित है। तो जो दोनों अनुमान लगाए गए वो दोनों कथन में निहित है।
Milan is asking his teammate to borrow his bike in the evening. This implies his teammate must have a bike and Milan will need a bike. That's why he is asking to borrow a bike. Hence, it is clear that both 1 and 2 are implicit in the statement. Right? आगे बढ़ते हैं. प्रश्न संख्या 119 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 119 आर्ग्यूमेंट क्या तर्क दिया हुआ है. अ फादर एडवाइज्ड हिज सन दैट द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन चेन्नई एंड मंगलुरु इज वाया बेंगलुरु. तर्क में एक पिता ने अपने बेटे को सलाह दी कि चेन्नई और मंगलुरु के बीच का सबसे छोटा मार्ग बेंगलुरु के रास्ते से है. यानी अगर आपको मैंगलोर और चेन्नई जाना हो तो उसके बीच का जो सबसे छोटा मार्ग होगा वो बेंगलुरु से होता हुआ होगा. एजप्शन मान्यता है, और या फिर हम क्या मान सकते हैं इससे, या फिर हम कहें अनुमान, प्रिडिक्शन क्या लगा सकते हैं. सन विशेस टू गो टू मैंगलोर, बेटा मैंगलोर जाना चाहता है. फादर गिव्स एडवाइस टू एवरीवन, पिता सभी को सलाह देते हैं. ये आपको बताना है. राइट. देखिए यह जो सलाह है एक पिता ने अपने बेटे को दी, तो क्या आपको यह कहीं से दिख रहा है इस दिए गए कथन में कि पिता जो है हर किसी को सलाह देते हैं. वह अपने सिर्फ बेटे को बता रहे हैं कि कौन सा रास्ता सबसे छोटा रास्ता रहेगा. तो एक पिता अपने बेटे को सलाह दे रहा है. तो हमें कहीं से भी यह जानकारी नहीं मिल रही है कि पिता सभी को सलाह देते हैं. दूसरी बात, अगर पिता ने एडवाइस दी है अपने बेटे को, अगर पिता ने अपने बेटे को सलाह दी है चेन्नई और मैंगलोर यानी मैंगलोर जाने की, कहाँ, चेन्नई से, और बताया कि बेंगलोर के रास्ते से अगर आप गुजरते हो तो चेन्नई और मैंगलोर का सबसे छोटा रास्ता बेंगलोर से होकर गुजरता है. तो यानी जो बेटा है उसने इच्छा जाहिर करी होगी या वो बेंगलोर जाना चाहता होगा. तो फिर उसने अपने जो पिताजी हैं उनसे पूछा होगा कि मैंगलोर कैसे जाया जा सकता है, क्या जो रास्ता है. तो उनके पिता ने जो है अपने बेटे को सलाह दी होगी. तो हाँ, हम ये मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि बेटा मैंगलोर जाना चाहता है. तो ओनली एजप्शन वन इज इम्प्लिसिट या ओनली वन प्रेडिक्शन वन इज इम्प्लिसिट. तो केवल अनुमान एक अनुमानित है. राइट. आगे बढ़ते हैं. सी इज द राइट आंसर. नाउ प्रश्न संख्या 120 क्वेश्चन नंबर 120 स्टेटमेंट कथन क्या है. अर्लियर देयर वर मैनी बर्ड्स इन द बर्ड सेंचुरी. पहले पक्षी अभयारण्य क्या होता है, सेंचुरी, अभयारण्य में कई पक्षी थे. असम्पशन अनुमान क्या है. बर्ड माइग्रेट एंड कम टू द सेंचुरी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ द ईयर. पक्षी प्रवास करते हैं और वर्ष के एक विशेष समय काल में अभयारण्य में आते हैं, यानी सेंचुरी में आते हैं एक पर्टिकुलर किसी एक समय काल में. देयर वर गुड वाटर रिसोर्सेज इन दैट एरिया. उस क्षेत्र के अच्छे जल संसाधन है. तो अब आपको बताना है क्या होगा. देखिए अर्लियर यानी पहले जो पक्षी अभयारण्य में कई पक्षी थे, तो बताया जा रहा है पहले पक्षी अभयारण्य में कई पक्षी थे, यानी अर्लियर देयर वर मैनी बर्ड्स इन द बर्ड सेंचुरी. अब बर्ड क्या होता है, बर्ड प्रवास करते हैं, यानी प्रवासी वर्ड होती है ना, माइग्रेटरी वर्ड, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं. तो बर्ड माइग्रेट एंड कम टू द सेंचुरी, और जो सेंचुरी है जो अभयारण्य है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ द ईयर, तो किसी एक निश्चित समय पे या किसी एक विशेष काल में अभयारण्य में आते हैं. तो उस काल को लेकर बात करें तो उस विशेष काल में जो बर्डों की संख्या है वह ज़्यादा रहती है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पहला स्टेटमेंट ठीक हो सकता है, यानी पहले स्टेटमेंट का हम अनुमान लगा सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक विशेष काल में या किसी एक विशेष समय में जो है पक्षियों को ज़्यादा देखा गया हो. लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि पिछले यानी पहले पक्षी अभयारण्य में कई पक्षी थे, तो यानी क्या वहाँ पर पक्षी अभयारण्य की विशेषताओं को लेकर बात बताई जा रही है कि वहाँ पर पानी अच्छा है, या किसी और तरीके की चीज़ों को लेकर जो है आपसे बात करी जा रही है. तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, या ऐसा कोई बात आपको यहाँ पर बताई नहीं गई है, किसी भी तरीके की अभयारण्य की विशेषता यहाँ पर नहीं दी गई है. तो यहाँ हम ये अनुमान नहीं लगा सकते वहाँ जल संसाधन जो थे, जल संसाधन अच्छे थे या नहीं थे. तो इस बारे में कोई हमारे पास जानकारी नहीं है. तो केवल एक जो हमारा एजप्शन है केवल वही इम्प्लिसिट होगा, यानी अनुमान केवल पहला ही अंतर्निहित होगा.
सो डी जो है आपका सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 121, क्वेश्चन नंबर 121, स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है। क्राइंग चिल्ड्रन अट्रैक्ट मोर अटेंशन ऑफ पेरेंट्स, रोते बच्चे माता पिता का अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रेडिक्शन, अनुमान क्या लगाया गया। दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, वे ठीक से संवाद करने में असमर्थ हैं। द पेरेंट्स आर एंटेंगल्ड इन देयर वर्क एंड हैव लेफ्ट द चिल्ड्रन टू प्ले देमसेल्फ, माता पिता अपने काम में उलझे हुए हैं और उन बच्चों को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं, है ना। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर होगा। देखिए, जो छोटे बच्चों की बात यहाँ पर करी गई है, तो क्राइंग चिल्ड्रन अट्रैक्ट मोर अटेंशन ऑफ पेरेंट्स, रोते बच्चे माता पिता का अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं क्योंकि वह ठीक से संवाद नहीं कर पाते, वह अपनी बात जो है ठीक से नहीं रख पाते। सो दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो वह ठीक से जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते, है ना, वह ठीक से संवाद नहीं कर पाते और संवाद करने में असमर्थ होते हैं। तो ये जो है हम ठीक से कह सकते हैं वो असमर्थ होते हैं, इसलिए जो माता पिता हैं वो पैम्पर करते हैं, काफ़ी देखभाल करते हैं बच्चों की और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की जो है परेशानी उन्हें दिख रही है। नाउ अगला assumption, अगला प्रेडिक्शन, अनुमान क्या है। द पेरेंट्स आर entangled in their work and have left the children to play themselves, माता पिता अपने काम में उलझे हुए हैं और उन्हें बच्चों को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं। उसी बीच में कोई बच्चा रोने लगता है तो माता जो है या पिताजी जो है वो जल्दी से भाग कर आते हैं, बच्चे की देखभाल करते हैं, देखते हैं किसी तरीके की कोई तकलीफ तो नहीं हुई है। तो हम ये जो अनुमान है हम बोल सकते हैं ये भी अनुमान जो है ठीक हो सकता है। तो बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, दोनों अनुमान 1 और 2 निहित हैं, राइट। क्या है इसका, देखिए, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं वे बोल नहीं सकते, अगर उन्हें कोई परेशानी होती है वे भूखे महसूस करते हैं, वे रोते हैं और अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करते हैं। ऐसा करने के लिए माता पिता को बच्चों के अकेले खेलने के लिए छोड़ना पड़ता है, इसलिए कथन में दोनों अनुमान 1 और 2 निहित हैं। तो व्हेन चिल्ड्रन आर वेरी यंग they cannot speak. If they have any trouble or feel hungry, they cry and attract the attention of parents, and for doing so parents have to leave the child to play alone. Hence both the prediction 1 and 2 are implicit in the statement, right? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 122, क्वेश्चन नंबर 122, स्टेटमेंट कथन क्या दिया हुआ है आपको। स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिबेट कॉम्पिटिशन, छात्रों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यानी छात्रों को क्या है, मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, किस चीज़ के लिए, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। प्रेडिक्शन और अनुमान क्या लगाया जा सकता है यहाँ से। देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ डेफिनेटिव टेंडेंसी अमंग देम, देयर कम्युनिकेशन स्किल्स विल इम्प्रूव। तो क्या है, उनके निर्णायक परिवर्तित का विकास होगा, यानी वो किस तरीके से जो है डेफिनेटिव टेंडेंसी होती है, यानी उनके अंदर डेफिनेटिव टेंडेंसी का डेवलपमेंट होगा, निर्णायक प्रवृत्ति का विकास होगा। दूसरा, देयर कम्युनिकेशन स्किल्स विल इम्प्रूव, उनके संचार कौशल सुधरेंगे। तो इसका आपको आंसर देना। देखिए, जाहिर सी बात है, जब किसी आप वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते हो तो बिल्कुल आपका निर्णायक जो प्रवृत्ति होती है उसमें विकास होता है, क्योंकि आप चीज़ों को समझते हो और फिर अपना जो है निर्णय लेते हो और बताते हो कि आप डिबेट में किस तरीके से अपने जो विचार हैं उनको जो है प्रस्तुत करते हैं एक समूह के सामने। वही मैं बात करूं आपसे कि उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है, तो जो आपके संचार कौशल जो होते हैं उनमें भी सुधार होता है और आप अपनी बातों को रखने के लिए मजबूत तरीके से जो है जो स्किल है, कौशल है, उसका विकास करते हैं। तो आप किस तरीके से अपनी बात रखेंगे, क्या कौन सी बात कितनी तार्किक तौर पर होगी, तो इन सब का विकास होता है। इसीलिए जो है छात्रों को इनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है या किया जाना चाहिए वाद विवाद जैसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो ये दोनों अनुमान जो है सटीक हैं, तार्किक हैं दिए गए कथन को लेकर। तो बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, दोनों 1 और 2 दोनों अनुमानित हैं। तो ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, स्टेटमेंट कथन क्या दिया हुआ। नाउडेज पीपल नो दैट वॉकिंग ऑन ग्रास गिव्स एनर्जी टू द बॉडी, आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रेडिक्शन और अनुमान क्या है इसके पीछे।
स्ट्रेस एंड एंजाइटी आर मेजर थ्रेट्स ऑफ मॉडर्न एरा। तनाव और चिंता आधुनिक युग का प्रमुख खतरे हैं। वॉकिंग ऑन ग्रास इज एक्चुअली अ वेरी इजी एक्सरसाइज। घास पर चलना वास्तव में एक बहुत ही आसान व्यायाम है। तो आपको बताना है इनमें से क्या होगा। देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है, घास को पे चलने की, कि नाउ डेज पीपल नो दैट वॉकिंग ऑन ग्रास गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। आजकल लोग जानते हैं कि घास पर चलने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो क्या यहाँ पर किसी भी तरीके का स्ट्रेस एंजाइटी को लेकर बात की गई? क्या यहाँ पर बताया गया कि स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो आधुनिक युग के जो है खतरा है, या कोई भी ऐसी बात आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है या संकेतित की गई है? तो यहाँ पर ऐसी कोई बात को लेकर संकेतित नहीं किया गया है, तो जिससे ये पता चले कि स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो मॉडर्न एरा का क्या है, प्रमुख खतरे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं गलत मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर तनाव और एंजाइटी को लेकर कोई बात नहीं की गई है। घास पर चलना जो है आजकल सभी को पता है, वहां से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का स्रोत है। तो यानी और घास पे चलना, वॉकिंग ऑन अ ग्रास इज एक्चुअली वेरी इजी एक्सरसाइज। घास पर चलना वास्तव में एक बहुत ही आसान व्यायाम है, उसमें कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं होता, आपको बस नंगे पैर घास पर चलना है। तो हम कह सकते हैं ओनली वन इज इम्प्लिसिट, तो केवल एक ही निहित है, राइट, यानी डी। सुबह घास पर नंगे पैर चलने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, जो एक प्रकार का आसान व्यायाम है, इसलिए कथन 2 का अनुमान निहित है। जबकि राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न संख्या 124, क्वेश्चन नंबर 124, स्टेटमेंट विवरण क्या है? स्टेटमेंट क्या है? डिस्पाइट द इंक्रीज इन पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन इंडिया वी विल स्टिल import पेट्रोल। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद हम अभी भी पेट्रोल आयात करते हैं। यानी डिस्पाइट द इंक्रीज इन पेट्रोलियम प्रोडक्शन, यानी भारत के अंदर पेट्रोल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम फिर भी पेट्रोल का जो है आयात करते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं, बाहर से पेट्रोल मंगवाते हैं। तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद हम अभी भी पेट्रोल आयात करते हैं। प्रिडिक्शन और अनुमान क्या है इसको लेकर? पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पेट्रोल इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड। भारत में प्रति व्यक्ति पेट्रोल की खपत बढ़ गई है। और दूसरा, मैनी इंडियन पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनीज इन इंडिया आर नॉट बीन एबल टू मीट द डिमांड ऑफ पेट्रोल। भारत में कई भारतीय पेट्रोल रिफाइनिंग कंपनियां पेट्रोल की मांग को पूरा नहीं कर पा रही हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है कथन सही होगा। देखिए या इसके पीछे के 2 रीजन है। देखो, हम अब ये तो सत्य है कि हम बाहर से जो है पेट्रोल आयात करते हैं, यानी अब चाहे रशिया हो सकता है, ईरान हो सकता है, कोई दूसरी अरब के देश हो सकते हैं, हम वहाँ से क्या करते हैं, पेट्रोल का आयात करते हैं, निर्यात नहीं करते, आयात करते हैं। और ये भी सत्य है कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि हो गई है। अब इसके पीछे के 2 कारण जो है आपको, या जो अनुमान है वो लगाया गया कि हम क्यों आयात कर रहे हैं। या तो पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पेट्रोल जो है इंडिया में बढ़ गया है, भारत में प्रति व्यक्ति पेट्रोल की खपत बढ़ गई है, ये हो भी सकता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या इसको झुठला सकते हैं? नहीं, ये भी हो सकता है कि शायद इस वजह से प्रति व्यक्ति पर पेट्रोल की खपत बढ़ने की वजह से हम बाहर से आयात कर रहे हैं। या क्या दूसरा रीजन क्या हो सकता है? और many Indian petroleum refining companies in India are not able to meet up the demand of petrol। तो ये भी हो सकता है कि भारत में कई भारतीय पेट्रोलिंग रिफाइनिंग कंपनियां जो हैं पेट्रोल की मांग को पूरा नहीं कर पा रही हैं। तो इसमें ये भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों में से कोई एक रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर ओनली टू ओनली वन, नाइदर टू तो नहीं होगा, ये है ना। तो क्या हो सकता है, आइदर वन और 2, यानी आइदर फर्स्ट और सेकंड इज इम्प्लिसिट, या तो पहला या तो दूसरा अनुमानित है, राइट। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद हम अभी भी पेट्रोल आयात करते हैं, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति पेट्रोल की खपत बढ़ गई है और कई भारतीय पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनियां पेट्रोल की मांग को पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसलिए दोनों अनुमान, या एक पहला या दूसरा अनुमानित है। डिस्पाइट द इंक्रीज इन पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन इंडिया
will still import petrol because of per capita consumption of petrol in India has increased and many Indian petroleum refining companies are not able to meet the demand of petrol in India. Hence either prediction 1 और second is implicit, right? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 125, इसको हम देखते हैं। आर्ग्यूमेंट और तर्क क्या दिया हुआ है। आर्ग्यूमेंट, ऑन अ नोटिस इन द क्लिनिक इट इज रिटन दैट सेल्स पर्सन हु कम फॉर द पर्पस ऑफ सेल इज नॉट अलाउड टू मीट द डॉक्टर। तर्क क्या है, क्लिनिक में एक सूचना पर लिखा है कि बिक्री के उद्देश्य से आए विक्रेता को डॉक्टर से मिलने से अनुमति नहीं है। देखिए क्या होता है कि डॉक्टर जो होते हैं ना वो मेडिसिन लिखते हैं, और एक मेडिसिन लिखते हैं तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, उनके मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिसको बोला जाता है एमआर। तो वो एमआर को कंपनियां क्या करती हैं, डॉक्टर्स के पास भेजती है और बताती है कि हमारी जो कंपनी है वो इस तरीके की दवा बना रही है और आप इसका प्रचार करते हो या आप इतना यूनिट दवा हमसे लेते हो तो आपको हम इतना प्रॉफिट देंगे और आप इतना पैसा या इतना जो मुनाफा है कमा सकते हैं। तो उस चीज़ को लेकर उस संदर्भ में एक नोटिस, एक क्लिनिक में एक नोटिस पर लिखा गया, सूचना लिखा गया, क्या लिखा गया, सेल्स पर्सन हु कम फॉर द पर्पस ऑफ सेल, यानी वो बिक्री के उद्देश्य से आए विक्रेता को डॉक्टर से मिलने की अनुमति नहीं है, इज नॉट अलाउड टू मीट द डॉक्टर। और इसके पीछे का अनुमान क्या है, प्रिडिक्शन क्या लगाया गया, नॉट ऑल सेल्स ऑफिसर विल कम टू द क्लिनिक टू मीट अ डॉक्टर रिगार्डिंग सेल्स। सभी बिक्री का अधिकारी क्लिनिक में डॉक्टर से बिक्री के संबंध में मिलने नहीं आएंगे। द रिसेप्शनिस्ट कैन रिस्ट्रिक्ट द सेल्स ऑफिसर्स फ्रॉम विजिटिंग द डॉक्टर। रिसेप्शनिस्ट बिक्री अधिकारियों को डॉक्टर से मिलने को लेकर क्या कर सकते हैं, मिलने को लेकर रोक सकते हैं, राइट। तो जरा बताइए ये आपके ऑप्शन, जरा ध्यान से देख लीजिए। देखिए, सेल्स पर्सन हु केम फॉर द पर्पस ऑफ सेल, बिक्री के उद्देश्य से आए विक्रेता, यानी क्या हर विक्रेता बिक्री के उद्देश्य से आता, नहीं। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है, यहाँ पर चिन्हित कर दिया गया है कि वो विक्रेता जो बिक्री के उद्देश्य से आए हैं, यानी वो पर्सन, वो सेल्स पर्सन जो यहाँ पर पर्पस ऑफ सेल के लिए आए, ऐसे लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा। यानी नॉट ऑल सेल ऑफिसर्स विल कम टू द क्लिनिक टू मीट अ डॉक्टर रिगार्डिंग सेल्स। सभी बिक्री अधिकारी क्लिनिक में डॉक्टर से बिक्री के संबंध में मिलने नहीं आएंगे, बिल्कुल सभी नहीं आते हैं, उनके लिए बात करी गई है जो लोग बिक्री के उद्देश्य से आए हैं, यानी पर्पस ऑफ सेल। और ये बात इसलिए लिखी गई है ताकि डॉक्टर को बिक्री के यानी विक्रेता से कम मिलने दिया जाए जो बिक्री के उद्देश्य से आए हैं। द रिसेप्शनिस्ट कैन रिस्ट्रिक्ट द सेल्स ऑफिसर फ्रॉम विजिटिंग द डॉक्टर। बिल्कुल सही बात है, रिसेप्शनिस्ट बिक्री अधिकारियों को डॉक्टर से मिलने से रोक सकते हैं, राइट। तो यहाँ से दोनों बातों का आपका जो है निष्कर्ष निकल रहा है, दोनों बातों का जो अनुमान है वो सही निकल रहा है और दोनों बातें पालन करती हैं दिए गए कथन को लेकर, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रश्न संख्या 126, स्टेटमेंट कथन क्या दिया है, इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ पर्सन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। यह अनिवार्य है कि इस विशेष पद के लिए भौतिकी या भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री वाले व्यक्ति यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। रेफरेंस और निष्कर्ष, इन्फरेंस और निष्कर्ष क्या निकला यहाँ से, हायर नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज नेसेसरी फॉर द अबव जॉब। उच्चतर भौतिकी, ये भौतिक विज्ञान का ज्ञान उपरोक्त नौकरी के लिए आवश्यक है। दिस जॉब ऑल्सो रिक्वायर अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट, इस नौकरी के लिए रसायन विज्ञान की आवश्यक है। और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर साफ तरीके से लिख दिया, यह अनिवार्य है कि इस विशेष पद के लिए भौतिकी या भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री वाले व्यक्ति की अनुमति की जाए। यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट जिसने फिजिक्स में की है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उसको अपॉइंट किया जाए।
केमिस्ट्री को लेकर किसी भी तरीके की बात हुई? तो जब केमिस्ट्री को लेकर कोई बात ही नहीं हुई तो आपका निष्कर्ष केमिस्ट्री को लेकर बनेगा ही नहीं, तो ये पूर्णतः गलत हो जाएगा। हायर नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज नेसेसरी फॉर दी अबव जॉब, बिल्कुल तभी बोला गया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है फिजिक्स में आए, यानी उच्चतर भौतिक विज्ञान का ज्ञान उपयुक्त नौकरी के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, तभी जो है हमारे कथन में बोला गया पोस्ट ग्रेजुएट वाले को ही यह नौकरी के लिए अनुमति दी जाए। तो यहाँ पर ओनली वन, ए जो है इसका सही आंसर होगा ओनली वन। आगे बढ़ते हैं। 9 प्रश्न संख्या 127। स्टेटमेंट कथन क्या है? म्यूचुअल फंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड्स बाजार जोखिमों के लिए जिम्मेदार हैं। इन्फरेंस अनुमान क्या है? अ पर्सन में सफर अ लॉस ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, एक व्यक्ति निवेश के कारण हानि उठा सकता है। अ पर्सन कैन बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एक व्यक्ति निवेश से लाभ उठा सकता है। तो यहाँ दोनों तरीके की बातें, म्यूचुअल जो फंड्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं मार्केट रिस्क के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से आपको नुकसान भी हो सकता है और म्यूचुअल फंड से लाभ भी हो सकता है, तो दोनों बातें हो सकती है, तो दोनों बातों का अनुमान लगाया जा सकता है। अ पर्सन में सफर अ लॉस ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, एक व्यक्ति निवेश के कारण हानि उठा सकता है, बिल्कुल सही बात है, उठा सकता है, कोई नई बात नहीं है। अ पर्सन कैन बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एक व्यक्ति निवेश से लाभ उठा सकता है। तो दोनों जो है वो केस हो सकते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर। तो जो सही आंसर है वो ए बनेगा, बोथ 1 and 2 आर क्लियर। तो यानी दोनों 1 और 2 दोनों क्या है, स्पष्ट हैं। राइट, तो ए जो है वो आपका सही आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, प्रश्न संख्या 128। आर्ग्यूमेंट वाद क्या दिया है? द बेस्ट बस ट्रेवल्स कंपनी हैज डिसाइड टू इंक्रीज इट्स फेयर बाय 10। तो बेस्ट बस यात्रा जो है कंपनी ने अपने किराए दर में 10 रुपये या 10 गुना की वृद्धि करने का निर्णय लिया, या 10%, हम बोल सकते हैं 10% जो है 10% किराया बढ़ने में वृद्धि ली। मान लीजिए उसका किराया पहले 50 था, अब 55 हो गया, 10% जो है वृद्धि हो गई। राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्फरेंस निष्कर्ष क्या निकला? पैसेंजर में ऑप्ट फॉर द अदर बसेस कॉस्टिंग लेस देन द बेस्ट बस ट्रेवल कंपनी, यात्री बेस्ट बस कंपनी से कम कीमत वाली अन्य बसों का चयन कर सकते हैं। द डिमांड फॉर द बसेस बाय पैसेंजर में रिमेन अनचेंज्ड इवन आफ्टर द फेयर हाइक, यात्रियों द्वारा बसों की मांग किराया बढ़ाने के बावजूद भी अपरिवर्तित, यानी किसी भी तरीके का उसमें बदलाव देखने को नहीं मिला। तो अब आपको बताना है इसमें से आपका क्या आंसर होगा। राइट, तो बेस्ट ट्रैवल कंपनी के द्वारा क्या है कार्य, जो आपका जो फेयर है, जो आपका यात्रा का जो शुल्क है उसमें वृद्धि हो गई है। तो हो सकता है जो पैसेंजर हैं वो दूसरी बस को चुन ले, मतलब मान लो एक्स कंपनी की ने अपनी बस का किराया बढ़ा दिया, तो क्या पता जो पैसेंजर है वो एक्स बस कंपनी में ना जाकर वाई बस कंपनी का जो है बसों का इस्तेमाल करने लगे। तो हो सकता है पैसेंजर में ऑप्ट फॉर अदर बसेस कॉस्टिंग लेस देन द बेस्ट बस ट्रेवल कंपनी। तो ये स्वाभाविक है, जहाँ पर चीज़ें कम में मिलेंगी लोग वहाँ पर ज़्यादा जाएंगे। यात्री बेस्ट बस कंपनी यात्रा में कम कीमत वाली जो अन्य बसों का चयन कर सकते हैं। द डिमांड फॉर द बसेस बाय पैसेंजर, जो पैसेंजरों के लिए जो बसों की डिमांड थी, द डिमांड फॉर द बसेस बाय पैसेंजर में रिमेन अनचेंज्ड इवन आफ्टर द फेयर हाइक। तो क्या आपको बताना है? तो यहाँ पर दोनों जो आपका आंसर रहेगा अंतर्निहित रहेगा। राइट, ए इज द आंसर, दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे। देखिए, यह स्पष्ट है कि लॉजिक से कि किराया 10% बढ़ाकर या 10 बढ़ाकर बस यात्रा बेस्ट कंपनी यात्रियों के लिए किराए वाली बसों से जा सकते हैं, वे उसी बस से जा सकते हैं यदि यात्री संख्या बहुत अधिक हो तो यात्रियों की संख्या वही रह सकती है। इसलिए स्पष्ट है कि दोनों भविष्यवाणियों का कथन अंतर्निहित हो, यानी इट इज क्लियर फ्रॉम द लॉजिक दैट बाय इंक्रीजिंग द फेयर बाय 10%, the bus travel company best passengers can go by buses with low fares or they can go by the same bus even if the number of passengers is very high, that means the number of passengers may remain the same. right, तो दोनों जो हैं वो मान्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला सवाल,
आर्ग्यूमेंट क्या है, तर्क क्या है? पब्लिक स्मोकिंग इज एन ऑफेंस अंडर द लॉ, सार्वजनिक धूम्रपान कानून के तहत अपराध है। रेफरेंस और निष्कर्ष क्या दिया? स्मोकिंग इज इंजीरियस टू द हेल्थ ऑफ द पर्सन हु स्मोक्स, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजीरियस इवन टू अदर्स हेल्थ इन द पब्लिक प्लेसेस, धूम्रपान सार्वजनिक स्थलों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो जो यहाँ पर बोला गया कि जो पब्लिक जो स्मोकिंग है उसको, धूम्रपान को कानून के तहत अपराध क्यों माना गया? आप तो अपनी सेहत का नुकसान कर ही रहे हो। जब ये देखो, पहले क्या था, एक समय तक धूम्रपान जो है सार्वजनिक प्लेस पे पीना जो है अपराध नहीं था। तो इसको लेकर एक केस हो गया। केस में हुआ ये कि हमारे पास जीवन का अधिकार है, वी हैव राइट टू लिव। अभी आपको आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल है, तो ध्यान से देखेंगे। आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम, और लाइफ का जो है हमारे पास अधिकार है। तो जब कोर्ट में केस चला तो जो दलील थी वो ये दी गई कि जब आर्टिकल 21 ने यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने मुझे अपने जीवन का अधिकार दिया है, तो एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी पीकर अपने जीवन को तो नष्ट कर ही रहा है और उसके धुएं से मेरे स्वास्थ्य के ऊपर जो है प्रभाव पड़ रहा है। तो मुझे अच्छे स्वास्थ्य का जो है, भारत के संविधान ने मुझे अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, तो कोई व्यक्ति मेरा अच्छा स्वास्थ्य क्यों छीन रहा है? तो तर्क ये था कि किसी के स्मोक करने से मेरा भी जो स्वास्थ्य है वो भी खराब हो रहा है और आसपास के मौजूद लोग हैं उनका भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो एक व्यक्ति से हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारे जो जीवन जीने का अधिकार है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो कोर्ट का क्या ऑर्डर आया कि जो भी सार्वजनिक प्लेसेस होंगी, जो भी पब्लिक प्लेसेस होंगी, वहां पर धूम्रपान करना जो है गैर मतलब कानूनी होगा। इसका मतलब गैर कानूनी होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके धूम्रपान करने से औरों के जीवन पर पे भी असर पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो स्मोकिंग इज इंजीरियस इवन टू अदर्स हेल्थ इन द पब्लिक प्लेसेस। तो ये स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सटीक हो जाएगा, पहले कथन को लेकर अपराध इसीलिए तो बताया गया। धूम्रपान सार्वजनिक स्थलों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, राइट। तो जो दूसरा है वो ज्यादा हमारा स्टेटमेंट जो है मान्य है। ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, केवल अनुमान 2, दूसरा अंत निरहित है, राइट। सो तर्क यह बताया गया है कि सार्वजनिक धूम्रपान एक कानूनी अपराध है, जबकि यह नहीं बताया गया कि धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि अन्य लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभाव करेगा। इसलिए स्पष्ट रूप से जो है हम अनुमान लगा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का स्टेटमेंट और कथन क्या है? टीचर शुड अटेंड द वर्कशॉप, शिक्षक को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। इन्फरेंस और निष्कर्ष क्या निकला? वर्कशॉप अपडेट्स टीचर्स नॉलेज, वर्कशॉप किल टाइम। कार्य शिक्षक, जो कार्यशाला होती है शिक्षकों का ज्ञान को अद्यतित करती है और कार्यशाला समय नष्ट करती है। आपको बताने इनमें से कौन सा सही है। तो जरा ध्यान से देखें, टीचर्स को बोला गया, जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। ऐसा क्यों सलाह दिया गया, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो वर्कशॉप होती है वो टीचरों के ज्ञान को अपडेट करती है, अद्यतित करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वर्कशॉप से समय नष्ट होता तो ये जो बात है नहीं बताई जाती, ये जो बात आपको बताई गई ये नहीं बोला जाता। तो कहने का अर्थ है केवल एक, तो ओनली इन्फरेंस 1 इज इम्प्लिसिट, केवल निष्कर्ष एक संकेतित करता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्न आपने बनाए और इस तरीके के जो सवाल है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आगे वाली क्लास में भी हम कुछ और सवालों पर लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। तो इन सवालों की आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी आपको समस्या होती है हमसे पूछिए, हमें बताइए, हर समस्या का आपका निवारण किया जाएगा। तब तक आप अपने आप को अच्छे से तैयार करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए प्रश्नों का, और साथ ही में जो ये सवाल आपको दिए जाते हैं इनको पढ़िए समझिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। शायद उनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, जिस तरीके से उनके पूछने का जो तरीका है एग्जामिनर का, वो यही रहेगा। आपको बस निरंतर अभ्यास कर कर अपनी तैयारी को जारी रखना है और अपने हर एक सवाल को हल कर कर अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार रखना है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस क्लास को अटेंड करने के लिए। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। धन्यवाद।